फिर से वेलकम करता हूँ सर्कल्स के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंटिन्यूएशन ऑफ द थ्योरम्स that are going to be used by the students of class 10। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम थ्योरम 5 के बारे में पढ़ेंगे और इसको प्रूफ भी करेंगे और समझेंगे भी। ओके, सो थ्योरम 5 कहता है कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है कि ऐसे दो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग होते हैं। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले हमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो सिंपली एक सर्कल ड्रॉ करो ऐसा, ठीक है, जिसका सेंटर है ये सर्कल नहीं हुआ है, सर्कल जैसा हुआ लेकिन सर्कल नहीं हुआ, हाफ सर्कल है। इसका सेंटर है ये, और सेम सेंटर लेकर हम एक और सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, एकदम सेम सेंटर है। अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया है, जिसको मैं थोड़ा यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखो दोनों ही सर्कल्स क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों ही सर्कल्स को हमने एक ही सेंटर से, मतलब एक ही सेंटर है दोनों का। रेडियस अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो अपना सेंटर है दोनों का सेम है। इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, अब बोला गया है कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल कौन सा है, बड़ा वाला सर्कल है ये वाला, बड़ा वाला सर्कल है ये वाला, ठीक है ना, और छोटा वाला सर्कल है ये वाला। अब बड़े वाले सर्कल का एक कॉर्ड जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है, तो हमने यहाँ पर एक कॉर्ड मैंने यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ किया है जो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है, लेकिन उस कॉर्ड ने क्या किया, उस कॉर्ड ने छोटे सर्कल को टच किया है एक पॉइंट पर। तो ज़रा सोचो, बड़े सर्कल के लिए ये लाइन सेगमेंट कॉर्ड है, बड़े सर्कल के लिए, मैं बड़े सर्कल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, बड़े सर्कल के लिए ये एक कॉर्ड है, ठीक है, लेकिन छोटे सर्कल के लिए ये क्या है, ये टेंजेंट है, बिकॉज इस लाइन सेगमेंट ने क्या किया है, इसको एक पॉइंट पर टच किया है, और जो भी एक पॉइंट पर टच करता है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो देखो दोनों सर्कल के लिए दो तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो एक के लिए ये लाइन सेगमेंट क्या है, एक के लिए ये लाइन सेगमेंट कॉर्ड है, मतलब बड़े वाले सर्कल के लिए, और छोटे वाले सर्कल के लिए ये क्या बन गया है, टेंजेंट बन गया है। ठीक है, तो डिफरेंट सर्कल्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ओके, इसके बाद तो हम अभी गिवन लिख लेते हैं। गिवन, इसको मैं सेंटर ओ मान लेता हूँ, इसको कॉर्ड ए बी मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो गिवन में लिखूँगा, मैं किताब से लिख रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं लिखूँगा, ठीक है, किताब से एकदम हुबहू लिख देता हूँ, ताकि आपको किताब का जो मतलब बातें हैं वो कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ तो मैं शॉर्टकट में लिखूँगा थोड़ा सा, इसलिए मे बी स्टेटमेंट के लिए मार्क्स कट कर सकते हैं, ठीक है। सो टू सर्कल्स विद द सेम सेंटर ओ एंड ए बी is a
chord of the larger circle। तो बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है वो AB है, टचिंग द स्मॉलर सर्कल, टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट C। ठीक है, और ये जो कॉर्ड है बड़े सर्कल का AB कॉर्ड, ये छोटे सर्कल को पॉइंट C में टच कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ओके, तो हमें अभी क्यों प्रूफ करना है, हमें अभी ये प्रूफ करना है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, मतलब जहाँ पर ये कॉर्ड इस सर्कल को टच किया है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बिकॉज ये जो सर्कल है ये क्या है, इस सर्कल का ये टेंजेंट बन चुका है, तो इसलिए ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होता है, मतलब बाइसेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है AC इक्वल्स टू BC। टू प्रूव AC इक्वल्स टू BC, AC इक्वल्स टू BC प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। हम अभी कॉन्स्ट्रक्शन करने वाले हैं। क्या कॉन्स्ट्रक्शन करने वाले हैं, हम OC को ज्वाइन करने वाले हैं। देखो OC को हमने ज्वाइन कर लिया, OC को हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, हमने OC को ज्वाइन किया डॉटेड लाइन में। ठीक है, अब जॉइंड OC, ओ वेट जॉइंड OC। ठीक है, OC को ज्वाइन किया। अब प्रूफ, ठीक है, अब चलिए प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ AB is a tangent, AB is a tangent to the smaller circle, at the point C, and OC is the radius through C। Therefore OC के साथ AB परपेंडिकुलर है। रीज़न है थ्योरम 1। थ्योरम 1 में ये कहा गया था कि टेंजेंट के साथ रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो देखो क्या हुआ, AB जो है वो एक टेंजेंट है किस सर्कल के लिए, छोटे वाले सर्कल के लिए, टू द स्मॉलर सर्कल। और किस पॉइंट पर उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C। और OC क्या है, रेडियस है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C से। ठीक है, तो हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि OC के साथ AB परपेंडिकुलर है यूजिंग द थ्योरम 1। क्लियर है, इतना तो ईजी हो गया। इसके बाद लेकिन तो अभी हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, OC AB के 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है। बट द perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord। आपको याद होगा आई गेस कि एक सेंटर से जब हम एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। क्लास 9 का थ्योरम है, क्लास 10 में पढ़ा था हमने। फर्स्ट थ्योरम था एक्चुअली, ये पूरे चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम था, है ना। इसको हमने प्रूफ भी किया था, क्लास 9 के वीडियो में आप देख सकते हो इफ़ यू वांट टू। सो अब देखो हमें ये पता था, हमें क्लास 9 में ये पता चल गया था कि अगर हम सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है। ठीक है, और हमें ये प्रूफ कर लिया है कि ये जो OC है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, और OC क्या है, सेंटर से ड्रॉ किया गया है।
ठीक है, दिस ओ सी लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर एंड अकॉर्डिंग टू द क्लास 9 concept we know that if a perpendicular is drawn from the center on the chord then it bisects the chord. ठीक है, और हमने ये प्रूफ तो कर दिया है ऑलरेडी कि ये 90 डिग्री है. कैसे? बिकॉज टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ओ सी ए बी को बाइसेक्ट करेगा. ओके, तो ओ सी बाइसेक्ट्स ए बी, therefore ओ सी बाइसेक्ट्स ए बी. ठीक है, अब बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ए बी क्या है? कॉर्ड है, और ओ सी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है. हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी. दैट्स वाई द कॉर्ड गेट्स बाइसेक्टेड. ओके, तो ये थोड़ा सा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है यहाँ पर. यहाँ पर देखो, सिंस ए बी इज़ ए कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल. टेंजेंट जो छोटे वाले सर्कल के लिए है, लेकिन बड़े वाले सर्कल के लिए वो क्या है? कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल, सॉरी लार्जर सर्कल, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल. ओ सी बाइसेक्ट्स ए बी सिंस ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ ए लार्जर सर्कल. और बाइसेक्ट करता है मतलब क्या? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ए सी इक्वल्स टू बी सी. हैंस प्रूव्ड. ठीक है, हैंस प्रूव्ड. ये हो गया अपना प्रूफ. इट इज प्रूव्ड. इट इज प्रूव्ड. ओके, तो थ्योरम 5 हो चुका है प्रूफ. इजीली प्रूफ हो चुका है, बहुत इजी प्रूफ है. इसमें कुछ ज़्यादा कुछ मैथमेटिकल कुछ करने की ज़रूरत है, बस थियोरेटिकल है. ओके, इसके बाद थ्योरम 6. थ्योरम 6. थ्योरम 6 क्या कहता है देखते हैं. The tangents drawn at the ends of a diameter are parallel. ये प्रूफ करना है कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर उस वहाँ से अगर हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट से, तो दो पॉइंट्स में जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे वो दोनों पैरेलल होंगे. ये हमें प्रूफ करना है, बहुत बार आ चुका है. ओके, तो इसको थोड़ा सा देखें कैसे करते हैं. सिंपल है, बहुत सिंपल है. देखो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. इस तरह सा, इतना बस. अब यहाँ पर सेंटर, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सेंटर को ड्रॉ किया है. अब मैं एक डायमीटर ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, आई हैव ड्रॉन ए डायमीटर. ठीक है, एक डायमीटर मैंने ड्रॉ किया है. तो डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स है, तो ये है इसका एंड पॉइंट और ये है इसका एंड पॉइंट. चलो इस डायमीटर को मैं नाम दे देता हूँ ए, और सेंटर ओ, और ये बी. तो मैंने पॉइंट ए से एक टेंजेंट ड्रॉ किया. ठीक है, एकदम पॉइंट ए से मैंने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया है, देख सकते हो. और मैंने दूसरा एक टेंजेंट ड्रॉ किया है पॉइंट बी से. दूसरा एक टेंजेंट ड्रॉ किया है पॉइंट बी से. ठीक है, अब जो दो टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ किया है वो दोनों पैरेलल होंगे, यही प्रूफ करना है. तो ये टेंजेंट है लाइन, तो इसका कुछ पार्ट मैंने इसको माना लाइन सेगमेंट. ठीक है, सीधी लाइन सेगमेंट, और इसको मैंने ई
और इसको मैंने F माना, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन CD and EF, CD and EF are the tangents, at the end point, at the end points A and B of the diameter AB, of a circle with center O, ठीक है। तो CD और EF दो टेंजेंट्स है जिनको हमने डायमीटर के एंड पॉइंट्स A और B से ड्रॉ किया है और जिस सर्कल का सेंटर O है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ये करना है CD के साथ EF पैरेलल है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ कर देते हैं इसको आराम से, एकदम इजी तरीके से। देखो बहुत इजी है ये प्रूफ। तो प्रूफ में क्या लिखोगे, देखो CD क्या है, CD एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, और OA क्या है, रेडियस है। किस पॉइंट से, सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो ये रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, B है। अब OB क्या है, OB रेडियस है, ठीक है। अब रेडियस किस पॉइंट से है, सिर्फ सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये रेडियस है, ठीक है। तो ये रेडियस और ये टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। तो देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो चुके हैं, है ना। या फिर ऐसे देख सकते हो कि ये एंगल 90, ये भी एंगल 90, तो ये एंगल 90, ये 90 प्लस किया तो 180 आया। और ये कब होता है, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 कब होता है, को इंटीरियर एंगल्स का जब सम होता है वो 180 कब होगा, जब दो लाइन पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर तो 180 आ चुका है इन दोनों का सम। इसका मतलब क्या, बाय कॉन्वर्स वी कैन से दैट दिस लाइन्स आर पैरेलल। सिंपल प्रूफ है, ठीक है, सिंपल प्रूफ है, ठीक है। मतलब को इंटीरियर एंगल्स 90 आना 180 आना मतलब क्या, कि दोनों लाइन पैरेलल है, तभी तो दोनों का सम मिला के 180 आया, नहीं तो नहीं आता, है ना। इसलिए ऐसे हम प्रूफ करेंगे। तो लिखो CD is a tangent. CD is a tangent to the circle at the point A. At the point A, and OA is the radius through point A. थ्रू ए, ओके। सो देयरफॉर रेडियस के साथ टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है यूजिंग द थ्योरम 1, ठीक है। और परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या, 90 डिग्री होना, सिंपल सी बात है। तो एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल OCD, नहीं OAD और OAC, एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल OAC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। मैं इससे कह सकता हूँ। इसके बाद सिमिलरली EF भी क्या है, रेडियस टेंजेंट है द पॉइंट ऑफ सर्कल ऑफ द पॉइंट ए। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें लिखो ऑल्सो EF is a tangent to the circle of the at a point B, and OB is the radius through the point B,
ठीक है, सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दोनों रेडियस और टेंजेंट सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर है ना। सो दोनों हो जाएंगे परपेंडिकुलर, ओ बी परपेंडिकुलर टू ई एफ यूजिंग द थ्योरम 1। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या होंगे 90, तो एंगल ओ बी ई इक्वल्स टू एंगल ओ बी एफ इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्रीज हो गया। इसके बाद देखो, इसको तुम इक्वेशन 1 मान लो, इसको तुम इक्वेशन 1 मान लो और इसको तुम इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, इसके बाद देखो फ्रॉम 1 and 2, इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो। मैं सिंपल वाला तरीका बता देता हूँ। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट इक्वेशन 1 and 2 से हमें ये मिलता है। तुम एक काम करो, क्या करना है तुम्हें, तुम इस एंगल को 90 और इस एंगल को 90 दिखा दो, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं ना, दोनों का वैल्यू 90 है। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर कब होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं। इसका मतलब दो लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तभी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हुए, है ना। ऐसा दिखा सकते हो। ओके, इसमें लिखो इम्प्लाइज, सॉरी नहीं, हाँ, फ्रॉम 1 and 2 लिखो एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी इक्वल्स टू एंगल, इसको लिख दो ओ बी एफ। ठीक है, अब देखो ओ ए सी को क्या मैं ओ ए सी को बी ए सी लिख सकता हूँ। देखो ओ ए सी मतलब ये मीन करेगा, ओ ए सी मतलब ऐसा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ओ बी सी भी बी ए सी ऐसा मीन करेगा। ठीक है, तो मीन क्या कर रहा है, सेम ही तो मीन कर रहा है, इस एंगल को तो मीन कर रहा है ना। मैं अगर यहाँ से लिखूँ या फिर यहाँ से लिखूँ, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, यही एंगल को मीन कर रहा है। तो एंगल ओ ए सी लिखूँ या फिर एंगल बी ओ सी लिखूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एंगल बी ओ सी लिखेंगे, बी ए सी सॉरी, यहाँ पर लिखो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू, अब ओ बी एफ में भी सेम केस है। तुम ओ बी एफ कौन सा वाला एंगल मीन कर रहा है, ये वाला एंगल। अगर मैं ऐसा लिखूँ कि ए बी एफ, तो कौन सा वाला एंगल मीन करेगा, यही वाला एंगल मीन करेगा। तो ओ बी एफ हो ए बी एफ हो के फ़र्क पड़ रहा है क्या, नहीं, लेकिन हमें इसे चाहिए, हमें ये चाहिए ताकि हमारा काम हो जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए बी एफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, अब ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट इसमें लिखना पड़ेगा दीज आर alternate इंटीरियर एंगल्स हैंस, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हमें मिल गया। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर कब होते हैं, जब दो लाइन्स पैरेलल होते हैं। इसका मतलब कॉन्वर्सली सोचे तो दो लाइन्स पैरेलल है। ये लो, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। तो इसके बाद ये हो गया थ्योरम 6। नाउ थ्योरम 7, और अब हम प्रूफ करने वाले हैं थ्योरम 7। तो थ्योरम 7 में कह रहा है क्या, ये देखिए। तो थ्योरम 7 कहता है द लाइन सेगमेंट joining the points of contact of two parallel tangents to a circle is a diameter of the circle.
मतलब दो पैरेलल टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर हम उन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो जो लाइन सेगमेंट मतलब बनेगा वो उस सर्कल का डायमीटर ही होगा, ठीक है। और डायमीटर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायमीटर होने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मतलब जो एंगल बना रहा है वो सेंटर के साथ वो 180 डिग्री है ना। तो ये इजी है देखो। तो इसको मैं क्वेश्चन तो लिख लिया है, अभी मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, पहले थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ सर्कल को, और दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ। सपोज़ मैं पहले सेंटर को ड्रॉ कर लेता हूँ, सेंटर, ठीक है। और ये अपना डायमीटर होगा, सेंटर और ये डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर को डॉटेड में आपको रखना है, ओके। और इसका सेंटर है O, और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, और पॉइंट ऑफ B से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो हो गया, दोनों पैरेलल हैं, ओके। गिवन है कि दोनों पैरेलल हैं। अब इसको मैं नाम देता हूँ, इस टेंजेंट को मैं नाम देता हूँ CD, और इस टेंजेंट को मैं नाम देता हूँ EF, ठीक है, ओके। तो हमें प्रूफ करना है कि AOB डायमीटर ही होगा, मतलब कि इस वाले टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इस वाले टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर हम दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो जो लाइन सेगमेंट होगा वो एक्चुअली सर्कल का डायमीटर होगा। ये प्रूफ करना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं टू प्रूफ। तो रुको पहले गिवन लिख लेता हूँ। गिवन है कि CD and EF are two parallel tangents at the points A, and B of a circle with center O, ठीक है। तो CD और EF जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और B के B में, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और B से बने हुए हैं सर्कल के ऊपर, और दोनों पैरेलल हैं, ओके। तो CD टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A से पास हुआ, और EF टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B से पास हुआ, और सर्कल का सेंटर O है। इसके बाद टू prove is that AOB is a diameter. AOB is a diameter of the circle. ये प्रूफ करना है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे देखो। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं, हमने ज्वाइन किया OA और OB ज्वाइन किया, और एक OG नाम का एक लाइन सेगमेंट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक OG नाम का एक लाइन सेगमेंट हमने CD के पैरेलल ज्वाइन किया, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया, ड्रॉ किया, जो भी बोल सकते हो। तो हमने पहले ज्वाइंड OA एंड OB, तो हमने ये दोनों लाइन ज्वाइन किए OA और OB, ठीक है। OA और OB डायमीटर है, वो कोई मतलब हमने बताया नहीं कि डायमीटर है, रेडियस है, ओके। OA और OB रेडियस है, ओके। अब हमने क्या किया, हमने एक और चीज़ ड्रॉ किया है,
ड्रॉन, एक हमने एक लाइन ड्रॉ किया है यहाँ से, लाइन सेगमेंट OG, ठीक है, इसका नाम दिया हमने OG यहाँ तक, तो इस पॉइंट का नाम है OG, और ये इस टेंजेंट के साथ पैरेलल है, और ये टेंजेंट फिर से इस वाले टेंजेंट के साथ पैरेलल है। ओके, तो ये तीनों की तीनों लाइंस पैरेलल हैं। ओके, अच्छा, तो ड्रॉन OG पैरेलल टू CD, ड्रॉन OG पैरेलल टू CD, ठीक है, OG लाइन सेगमेंट को CD लाइन सेगमेंट के बराबर मतलब पैरेलल ड्रॉ किया है। अब हम लिखने वाले हैं प्रूफ। प्रूफ ये है कि क्योंकि OG और OG CD के पैरेलल है और AO जो है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल CAO और एंगल GOA क्या होगा, प्लस करने से को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करूँगा तो 180 मिलेगा मुझे। क्लियर है, रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180, ठीक है। अब लिखो देयरफॉर एंगल CAO प्लस एंगल GOA गोवा इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। रीज़न लिख सकते हो, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होता है इनका सम, ठीक है। ये तो भाई आम बात है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। अच्छा, तो ये वाला आपको क्लियर हो चुका है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो मुझे बताओ कैसे, बताओ कैसे होगा, कैसे ये 90 डिग्री हुआ। अरे यार थ्योरम 1 ही तो है, अगर रेडियस टेंजेंट के जिस पॉइंट पर टेंजेंट ने सर्कल को टच किया, अगर रेडियस भी उसी पॉइंट से बन रहा है तो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो लिखो CD इज़ अ टेंजेंट, CD is a tangent at point A and OA is a radius through point A. So therefore OA is perpendicular to CD। रीज़न क्या है, थ्योरम 1 लिख लो, ठीक है। थ्योरम 1 मतलब टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। तो अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना बनाएगा भाई साहब, एंगल तो हमें पता है, एंगल OAC इक्वल्स टू एंगल OAD इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा भाई साहब, ये तो हमें पता है ना, क्लियर है। सिमिलरली EF भी क्या है, टेंजेंट है। EF इज़ अ टेंजेंट, किस पॉइंट पर टेंजेंट है, B पॉइंट पर टेंजेंट है। और अगर गौर से देखोगे डायग्राम को तो OB क्या है, OB पॉइंट B से ही एक रेडियस है, ठीक है, थ्रू पॉइंट A। तो AB से रेडियस थ्रू पॉइंट B, पॉइंट A नहीं पॉइंट B होगा, सॉरी। देयरफॉर OB के साथ EF परपेंडिकुलर, रीज़न वही सेम है, थ्योरम 1, ओके। और ये अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, तो एंगल OBE और एंगल OBF क्या होगा, 90 डिग्री। तो एंगल OBE इक्वल्स टू एंगल OBF इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है, इजी है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये वाला इक्वेशन को तुम इक्वेशन बनवा लो, इसको तुम इक्वेशन बनवा लो, इसको तुम इक्वेशन
1 मानो भाई साहब। तो अभी देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिला था, एंगल CAO प्लस एंगल गोवा इक्वल्स टू 180, है ना। अब गौर से देखो एंगल CAO, ये देखो एंगल CAO का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, है ना। एंगल CAO का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री हमने यहाँ पर निकाला है। तो ये देखो एंगल CAO का वैल्यू 90 डिग्री है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो यहाँ पर एंगल CAO कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस एंगल गोवा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल गोवा हो जाएगा अपना 90 डिग्रीज। और यहाँ पर लिख सकते हो कि सिंस एंगल OAC, रुको सिंस OA इज परपेंडिकुलर टू CD, इसलिए एंगल CAO 90 डिग्री आया, ठीक है। इसके बाद तो अभी ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आ गया, ठीक है। देखो एंगल गोवा आ गया 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल GOB भी 90 आएगा। कैसे, ये प्रश्न आता है कि कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल, कि कैसे आएगा ये एंगल GOB, मतलब कि ये वाला एंगल 90 कैसे आएगा। ज़रा सोचो, हमें पता है कि CD के साथ EF पैरेलल टेंजेंट्स हैं, और फिर हमने क्या बताया कि OG के साथ CD पैरेलल है, और CD किसके साथ पैरेलल है, EF के साथ। तो हम लिख सकते हैं ना कि OG EF के साथ भी पैरेलल है। ओके, तो अगर OG और EF पैरेलल लाइन है और OB अगर एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा, 180। रीज़न क्या है, कोई इंटीरियर एंगल सा सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, कैसे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। सिमिलरली बोल दिया हमने, अच्छा हुआ है ना, सिमिलरली बोलने से और ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। तो सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90। तो देखो एंगल GOB प्लस ये वाला एंगल कितना है, एंगल OBE कितना होगा, 180 को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। अब ये वाला एंगल का वैल्यू कितना होगा, देखो ये वाला एंगल 90 है, तो एंगल GOB प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180। फिर यहाँ से एंगल GOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूफ हो गया ना इजीली, बस इतना ही है, सिमिलरली और कुछ नहीं है, इजी है। तो हमने ये वाला एंगल भी क्या कर दिया, ये वाला एंगल भी 90 है, ये प्रूफ कर दिया, ये भी 90 है। सिमिलरली एंगल GOB भी 90 है। ओके, अब जब हम एंगल GOA और GOB को प्लस करेंगे, नाउ एंगल GOA प्लस एंगल GOB इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाता है, 180 डिग्री। अब देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये सेंटर में 180 डिग्री बना रहा है, और ये कौन कर सकता है, सिर्फ डायमीटर ही कर सकता है, बिकॉज डायमीटर ही एक स्ट्रेट लाइन होता है जो सेंटर से पास करके सेंटर के ऊपर 180 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो ये डायमीटर का एक प्रॉपर्टी है, याद रखना कि डायमीटर ही सिर्फ 180 डिग्री बना पाता है, वो भी सेंट्रल एंगल के, मतलब सेंट्रल एंगल उनका 180 होता है, मतलब सेंटर के ऊपर वो 180 डिग्री बनाता है, और कोई लाइन सेगमेंट नहीं बना पाता। अगर तुम एक लाइन ऐसा ड्रॉ करते हो कि ऐसा फिर ऐसा, ठीक है, तो ये 180 डिग्री नहीं बनाएगा, 180 डिग्री नहीं बनाएगा, इसे कम ज़्यादा बनाएगा, ठीक है। तो 180 एग्जैक्ट 180 बनाने वाला एक ही लाइन सेगमेंट होता है, वो है अपना डायमीटर, ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ से हमें ये प्रूफ हो चुका है कि भाई क्योंकि ये वाला एंगल 180 आ गया है, इस सेंटर में 180 बना लिया है किसी ने इस लाइन सेगमेंट ने, और इसको हमें पता है कि ये काम सिर्फ कौन कर सकता है, डायमीटर कर सकता है। इसका मतलब ये कौन है, ये डायमीटर ही होगा, बिकॉज इसके अलावा तो ये काम कोई कर नहीं सकता, है ना। तो कन्वर्सली सोचना पड़ेगा हमें। तो देयरफॉर लिख सकते हो यहाँ से इम्प्लाइज देकर
एंगल AOB इज a straight line. Angle AOB is a straight line. Hence, AOB is a diameter of the circle. ठीक है, बिकॉज डायमीटर का ही काम होता है ये. ओके, यही काम सिर्फ वही कर सकता है, सेंटर में 180 डिग्री बनाना. ओके, 180 डिग्री एंगल बनाना ये सिर्फ डायमीटर का ही काम है और कोई नहीं कर सकता इसको. ठीक है, तो ये स्पेशलिटी है डायमीटर का, और इसी स्पेशलिटी का मदद से हमने इसको प्रूव किया कि भाई ये डायमीटर है. क्लियर है भाई? अरे इजी है यार, बहुत इजी है, क्योंकि अगर आपने क्लास 9 को ठीक से किया ना तो क्लास 10 आपको इजी लगेगा सर्कल्स. ठीक है, अब तो हम अभी क्या करने वाले हैं, हम अभी थ्योरम 8 को डिस्कस करने वाले हैं, और 2 ही थ्योरम बाकी हैं, 9, 10. इसके बाद हम ख़त्म कर देंगे और फिर हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं. ठीक है, आराम से. ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ईजी है, सिर्फ 13 क्वेश्चन है, मतलब मेन एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, और पहला वाला एक्सरसाइज में सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन है जो कि MCQ बेस्ड है, तो वो ईजी है. सो थ्योरम 8. तो देखते हैं भाई थ्योरम 8 ने क्या बोला है, आइए देखते हैं. तो देखो, थ्योरम 8 ने कहा द एंगल between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the points of contact to the center. देखो, ये बहुत बड़ा थ्योरम है ये, मतलब स्टेटमेंट, लेकिन प्रूफ बहुत आसान. ठीक है, प्रूफ बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है ये. तो क्या कर सकते हैं, देखो बोला है कि जो एंगल बनता है दो टेंजेंट्स के बीच में, जब उनको एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री होता है. मतलब दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री होता है किसके साथ, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर. मतलब उन लाइन सेगमेंट्स को जब हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, लाइन सेगमेंट बनाकर जब हम इनको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो सेंटर में उन्होंने जितना एंगल बनाया और उनके बीच में जितना एंगल है उनका सम होता है सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम होता है 180 डिग्री. तो प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसा होता है ये. तो ये मतलब मुंह से बोल रहा हूँ तो कुछ ठीक से समझ में नहीं आएगा, डायग्राम दिखाऊंगा तो अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा. ठीक है, तो देखो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं आराम से. देखो, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ठीक है, इस तरफ से ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे कि जगह थोड़ा मिले. तो इसको मैं इतना तक ड्रॉ करता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा. और यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट हम लेंगे यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ से सपोज एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, और यहाँ से सपोज हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया. रुको, सपोज यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया. ठीक है, तो ये अपना सेंटर है, ये एक्सटर्नल पॉइंट हमने P मान लिया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने A मान लिया, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने B मान लिया. ओके, और अब हम क्या करेंगे, अब हम ज्वाइन करेंगे इसको. ठीक है, इसको हम ज्वाइन करेंगे. मतलब देखो, इस टेंजेंट ने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया, और इस टेंजेंट ने सेंटर के साथ जितना एंगल बनाया, ये टोटल एंगल, और उनके बीच में इन दोनों एंगल्स के बीच में जो एंगल है
इनका अगर हम सम करते हैं तो हमें 180 मिलेगा, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो इस अच्छा सेंटर ओ है ये, सेंटर ओ। तो देखो कैसे प्रूफ करना है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में ये है कि पी ए और पी बी टेंजेंट्स है, जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ किया गया है। आर द टेंजेंट्स drawn from an external point P, okay, to a circle with center O, इसके बाद also the line segments OA and OB are drawn। तो OA और OB को भी हमने ड्रॉ कर लिया है एक ही साथ में, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्शन में और नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पर भी ड्रॉ कर लिया। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 होगा, ठीक है। तो एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180, ये प्रूफ करना है, ओके। सबसे मतलब ईजीएस्ट अगर कोई थ्योरम है प्रूफ करने का तो यही है भाई, सबसे ईजीएस्ट है। देखो कैसे प्रूफ, देखो प्रूफ में लिखना है कि PA is a tangent to the circle at point A and OA is a radius through point A, ठीक है, थ्रू पॉइंट A। तो गौर से देखो, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ने सर्कल को टच किया उसी पॉइंट से एक रेडियस बना। तो ये रेडियस और ये टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। सिमिलरली ये वाला टेंजेंट क्या है, इसने सर्कल को पॉइंट बी पे टच किया और उसी पॉइंट से एक रेडियस बना। तो ये रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है भाई, आराम से एकदम इजी है। तो देयरफॉर OA इज़ परपेंडिकुलर टू PA, रीज़न है थ्योरम 1। और इसका मतलब कि एंगल OAP कितना होगा, एंगल OAP 90 डिग्री होगा। तो मैं ये 90 डिग्री दिखा देता हूँ, ये 90 डिग्री है, ओके। और सिमिलरली मैं और नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसको कॉपी करके थोड़ा चेंज कर दूँगा, क्योंकि सेम ही तो चीज़ है ना, इसको और लिख के क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा तुमको PB, ओके। यहाँ पर तुमको लिखना पड़ेगा PB is a tangent to the circle at point B and OB is the radius through point B, ठीक है, थ्रू पॉइंट B। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा देयरफॉर OB इज़ परपेंडिकुलर टू PB और रीज़न है थ्योरम 1, और इसका मतलब क्या, एंगल OBP हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गौर से, क्या तुम्हें ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं लग रहा, लग रहा। देखो 4 साइड है, 4 साइड है, ये वाला एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड। तो 4 साइड से मतलब क्या, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के जो अंदर का इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल प्लस करने के बाद 360 मिलेगा। तो लिखो इन क्वाड्रिलेटरल
इन क्वाड्रिलेटरल AOBP एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल एंगल PBO प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ठीक है, रीज़न क्या है? सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, सॉरी इन ए क्वाड्रिल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स लिखना। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल में से हमें ये वाला एंगल का वैल्यू 90 डिग्री और इस वाले का वैल्यू 90 डिग्री ऑलरेडी पता है, तो हम इनके वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इनके वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो एंगल AOP 90 डिग्री है और एंगल PBO भी 90 डिग्री है। तो एंगल APB प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360 से 90 प्लस 90 कितना होता है? 180। माइनस कर दो, कितना रहेगा यार? 180। क्या यही प्रूफ करना था? अरे हाँ भाई, यही प्रूफ करना था। हो गया ना सबसे इजी वाला प्रूफ। तो देखो क्या लिखना है? हाँ, हैंस प्रूफ। और रुको थोड़ा सा वेट, यहाँ पर रीज़न भी लिख दे सकते हो कि क्यों हुआ। सिंस एंगल APB एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये रीज़न लिख सकते हो कि क्यों 90 डिग्री में लिखा। तुमने 90 डिग्री कैसे लिखा, क्यों लिखा, तो रीज़न दे देना। ठीक है, नहीं तो आई थिंक मार्क्स कट कर सकते हैं अगर स्टेटमेंट उनकी तरफ से, मतलब तुमने कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखा तो। रीज़न नहीं लिखते तो भाई मार्क्स काटते हैं। सो बी केयरफुल। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 9 है ना? हाँ, सेकंड लास्ट थ्योरम है ये। इसके बाद लास्ट थ्योरम 10 होगा। इसके बाद हमारा ये वीडियो ख़त्म होगा और थ्योरम्स का भी ख़त्म हो जाएगा। थ्योरम्स भी ख़त्म हो जाएंगे। नाउ थ्योरम 9 कहता है देयर इज़ वन एंड only one tangent at any point on the circumference of a circle। मतलब एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट होता है, इसके ज़्यादा नहीं होता, इससे ज़्यादा नहीं होता। ये प्रूफ करना है कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा थियोरेटिकली हम समझेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। थियोरेटिकल हमें इसमें बातें करनी है, कुछ मतलब मैथमेटिकल, थोड़ा सा न्यूमेरिकल, थोड़ा प्रूफ है इसमें, तो वो ईजी है, वो आप कर लोगे। देखो करना क्या है, पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या बोलते हैं? डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ओवल नहीं बनाना था यार, सर्कल बनाना है। तो इतना बड़ा सर्कल भी नहीं चाहिए, यहाँ रखना है। सेंटर O है। ओके, और हमने क्या किया कि हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। सपोज़ हमने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, और सेम पॉइंट से हमने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, सेम पॉइंट से हमने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये और सेकंड वाला टेंजेंट जो होगा वो डॉटेड में होगा। तो देखो, ये यहाँ से ज्वाइन कर दो और इस पॉइंट को P मान लेते हैं,
और इसको PT टेंजेंट और इसको PT डैश टेंजेंट। ओके, जैसा किताब में लिखा है मैं वैसे लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको किताबी नॉलेज में, मतलब किताब में क्या लिखा है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, वरना आप बोलोगे किताब में ऐसा लिखा था, समझ में नहीं आ रहा। तो गिवन लिखता हूँ पहले। अच्छा, गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, एक्चुअली गिवन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रूफ डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करना है, देखो हमने क्या किया, पहले हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, P, ठीक है, हमने एक पॉइंट लिया P, लेट P बी ए पॉइंट ऑन सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, हमने एक पॉइंट लिया सर्कल के सरकमफरेंस के ऊपर, पॉइंट P नाम का, और जिस सर्कल का सेंटर O है। ठीक है, ये तो इजी है, इंग्लिश में समझ में आ ही जाएगा। इफ़ पॉसिबल लेट PT and PT dash be two tangents at a point P of the circle। तो अगर ये पॉसिबल है तो हमने क्या किया, अगर ये पॉसिबल है तो हमने एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, मतलब सेम पॉइंट P से हमने PT टेंजेंट ड्रॉ किया और दूसरा PT डैश टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, एकदम सेम पॉइंट से। ओके, अब हमें पता है नाउ द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, है ना, थ्योरम 1। तो इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि देखो अपना जो PT टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और रेडियस भी उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही बनाया गया है, रेडियस को उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, मतलब उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू। तो इसका मतलब क्या कि PT विल बी परपेंडिकुलर टू OP। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, यहाँ पर PT डैश टेंजेंट का भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ठीक है, और इसी पॉइंट P से रेडियस को ड्रॉ किया गया है, तो मतलब PT डैश भी परपेंडिकुलर होगा OP के। ठीक है ना, दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या मज़ा आता है, देखो देयरफॉर OP इज़ परपेंडिकुलर टू PT, ओके, एंड ऑल्सो OP इज़ परपेंडिकुलर टू PT डैश। ठीक है, क्लियर है दोनों का। देखो दोनों का ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है, तो दोनों ही क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मैंने बता दिया अभी आपको ड्रॉ करके। तो देखो OP के साथ PT परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना होगा, एंगल OPT क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कोई शक, ईजी है। और ये भी परपेंडिकुलर है, तो एंगल OPT डैश भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही एंगल्स का वैल्यू 90 के बराबर आ रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है भाई, हमने तो दोनों टेंजेंट्स को अलग अलग ड्रॉ किया। देखो तुम खुद ही देखो, ये टेंजेंट ऐसे जा रहा है और ये टेंजेंट ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कैसे सेम हो सकता है ना, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। देखो भाई, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा एंगल होगा, तो दोनों का एंगल ही 90 के बराबर कैसे आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि दोनों ही एक ही टेंजेंट है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्लियरली लिखो, एंगल OPT
एंगल ओ पी टी डैश के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हैं। ओके, और ये कब पॉसिबल है कि दोनों ही 90 डिग्री हो? ये कब पॉसिबल है? जब टेंजेंट पी टी और टेंजेंट पी टी डैश कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक ही टेंजेंट होगा दोनों, समझे? तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल when PT and PT dash coincide। ये तभी पॉसिबल होगा, ये तभी मंजूर होगा जबकि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट एक के ऊपर एक होंगे, मतलब ये ही टेंजेंट होगा, यही PT होगा, यही PT डैश होगा, ये वाला टेंजेंट नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि अगर तुम सोचो कि तुम कॉमन सेंस लगाओ कि भाई देखो, ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट के बीच में थोड़ा एंगल तो है ना? ज़रूर है। तो दोनों का ही एंगल 90 कैसे हो सकता है सेंटर वो भी रेडियस से? ये तो देखो, अच्छा मान लिया कि भाई ये टेंजेंट अगर 90 डिग्री है तो ये मान सकते हैं कि 90 डिग्री है, लेकिन देखो ये टेंजेंट PT इससे थोड़ा एंगल बनाकर दूर है, तो इसके साथ ये 90 कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन आता है अपना, है ना? तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ मोह माया है, ये सब कुछ मोह माया है। ये दोनों टेंजेंट एक्चुअली एक ही टेंजेंट है, ठीक है? दो टेंजेंट्स कभी नहीं होते, वो एक ही टेंजेंट होता है, ठीक है? वो दोनों कोइंसाइड करते हैं। ऐसा हो सकता है यहाँ पे बहुत इन्फिनिट टेंजेंट्स हो जो कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना? इसीलिए एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट जाएगा, ठीक है? क्योंकि दो टेंजेंट अगर जाते हैं तो देखो दो टेंजेंट भी 90 डिग्री बन जाता है, और अगर दोनों 90 डिग्री बन जाता है तो ये पॉसिबल कब होगा कि दोनों 90 डिग्री बने? ये पॉसिबल तब होगा जब दोनों कोइंसाइड करेंगे, है ना? क्योंकि देखो हमें डिफरेंट एंगल्स नहीं बना, हमें डिफरेंट एंगल्स नहीं मिला, हमें सेम एंगल मिला। मतलब क्या? दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। सेम एंगल का होना मतलब ही कोइंसाइड होता है, ये याद रखो। सेम एंगल जब बनाएंगे मतलब क्या कि कोइंसाइड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, तुम देखो, अच्छा रुको एक और बात, इस लाइन को लिखने के बाद तुमको लिख देना है कि हैंस देयर इज़ ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको लिखने के बाद यहाँ पर हैंस प्रूफ लिखना है। मैंने लिखा नहीं बिकॉज मैं अभी थ्योरम 10 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि सबसे बड़ा थ्योरम है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ये NCERT के एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये वाला इजी है, देखो 9 नंबर बहुत इजी है। बस यहाँ पर आपको बता देना है कि दोनों का एंगल सेम आया है। और दोनों का एंगल सेम कैसे आ सकता है? ये तभी आ सकते हैं दोनों का एंगल सेम जब दोनों क्या होंगे, सेम ही टेंजेंट होंगे, मतलब दोनों कोइंसाइड करेंगे। ये है इसका असली कॉन्सेप्ट। ये अगर क्लियर हो जाता है तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आ जाओ भाई, लास्ट थ्योरम करते हैं, इसके बाद छुट्टी होने वाली है आपकी और मेरा भी, है ना? चलिए, बहुत ही आसान चैप्टर है, मतलब आसान चैप्टर तो NCERT आसान है, लेकिन RS जब करोगे तब तो आपका हालत टाइट होने वाला है। तो मैं पहले से बता देता हूँ कि RS करो, RS करने के बाद NCERT करो तो इजी लगेगा। लेकिन अगर NCERT करके RS करने जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंट होगा, अरे NCERT ईजी है, चुटकी बजा के कर दूंगा, तो तब भगवान भी नहीं बता सकता आपको। ठीक है, तो थ्योरम 10 कहता है द परपेंडिकुलर at the point of contact, the perpendicular at the point of contact of the tangent is a circle, to a circle passes through the center, तो देखो इसमें भी वही कोइंसाइड वाला है। ठीक है, तो थोड़ा समझोगे ऐसा। तो देखो थ्योरम 10 कहता है कि अगर तुम एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हो और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट या फिर लाइन सेंटर से पास होगा। ये बताया गया है, ये प्रूफ करने के लिए बताया गया है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं आराम से। देखिए, प्रूफ करने का तरीका बहुत ही सरल है।
लेकिन थोड़ा सा थियोरेटिकल है, आपको कॉन्सेप्चुअल है, तो समझना पड़ेगा आपको। तो सपोज़ मैंने इसको सेंटर मान लिया, ठीक है, तो मैंने सपोज़ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसको माना, ठीक है, ये अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मान लेता हूँ P और इस टेंजेंट को मान लेता हूँ मैं PT टेंजेंट, ठीक है, तो इस पॉइंट P मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ करता हूँ तो वो सेंटर से पास होगा, वो सेंटर से ही पास होगा। ओके, वो सेंटर से ही पास होगा, मतलब अगर मैं 90 डिग्री बनाता हूँ यहाँ से तो वो सेंटर से पास होगा, सेंटर O, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखो लिखो, इसमें कोई गिवन विवन नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ करने का है। तो देखो क्या हुआ, प्रूफ में आपको लिखना है कि लेट, मान लेते हैं PT एक टेंजेंट है, ठीक है, तुम PT लिख सकते हो XY AB, जो लेना है लो भाई, जो लेना है लो, ठीक है, जो मर्जी ले सकते हो। लेट PT बी ए टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर O। तो हमने मान लिया PT जो है एक टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, और जिस सर्कल का सेंटर क्या है O, और जहाँ पर वेयर P इज़ ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर P जो है एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा एक आपको एकदम क्लियरली, है ना। तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं, इसमें मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं देने वाला, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, इंग्लिश आपको समझ में आता ही है। अब लेट हमने क्या किया, अच्छा इस पॉइंट को R मान लो, इसको R, ठीक है। अब हमने क्या किया कि लेट PQ परपेंडिकुलर टू PT where Q lies on the circle, lies on the circle, that is angle QPT equals to 90 डिग्री। अब देखो मैंने इसको लिखने का तरीका मतलब रीज़न क्या है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट से, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, तो वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो हम यही सोच कर क्या किया हमने इसी बात को सोचकर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसको तुम हटा दो थोड़ा सा, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सपोज, ठीक है, सपोज ये परपेंडिकुलर सेंटर से पास नहीं कर रहा है, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर है, इसको हमने PQ मान लिया, ठीक है। और दूसरा जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, देख सकते हो ये जो लाइन ड्रॉ किया है ये एक्चुअली परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये एक्चुअली परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ये ऐसा ही एक लाइन हमने ड्रॉ किया है सेंटर से, ठीक है, ये देखने के लिए कि क्या ये जो PR है POR, क्या ये टेंजेंट TP के साथ 90 डिग्री बनाता है या नहीं, ठीक है। तो हमने सोचा कि भाई ये 90 डिग्री नहीं है, तो अगर हम एक और 90 डिग्री बनाते हैं, एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो वो क्या करता है, वो कहाँ से पास करता है ना। तो इसके बाद हमने एक और बात लिखा, देखो लेट, अच्छा इफ पॉसिबल, लेट PQ not pass through, let PQ not pass through the center O। तो हमें तो पता है कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, तो क्या करेगा, वो सेंटर से पास करेगा, है ना, क्लियर सी बात है। लेकिन हमने ऐसा किया, हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया कि भाई ये सेंटर से पास ना हो, ठीक है। तो देखो इफ पॉसिबल लेट PQ नॉट पास थ्रू द सेंटर, इफ पॉसिबल बोला क्योंकि ये पॉसिबल अगर पॉसिबल है तो हम इसको करेंगे, हमें पता है कि पॉसिबल नहीं है, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से पास करेगा। तो हमने ऐसा ड्रॉ किया कि मान लेते हैं, चलो भाई ठीक है, तो मुझे पता ही है, मान लेते हैं कि भाई ये सेंटर से पास नहीं करता है, तब क्या होगा, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तुमको अभी PO को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। हमने PO ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, ये वाला PO, इसको हमने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा है, ठीक है, और इसको हमने प्रोड्यूस किया R तक, ठीक है। एक्चुअली इसको मुझे बाद में ड्रॉ करना चाहिए था, कोई बात नहीं, जिससे क्लियर हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तो हमने क्या किया, अभी हमने ज्वाइन किया PO को,
joined PO and produced it to meet the circle at R। तो हमने क्या किया, हमने रेडियस ज्वाइन किया, ठीक है। पीओ क्या है, रेडियस है। अब पीओ को हमने ज्वाइन किया तो पीओ क्या होगा, रेडियस। और रेडियस क्या होता है, हमेशा सेंटर से पास करता है वो, ठीक है ना। तो पीओ क्या किया, पीओ जो है वो रेडियस है, और रेडियस को हमने एक्सटेंड किया। देखो पीओ को एक्सटेंड किया और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट आर है, उस पर जाके सर्कल को उसने मीट किया है। तो पॉइंट आर पर जाके इस रेडियस एक्सटेंडेड या फिर प्रोड्यूस्ड रेडियस ने मीट किया सर्कल को। देन PO being the radius। अब PO क्या है, रेडियस है, हमें तो पता ही है। थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P we have, क्योंकि अब देखो ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, और उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक रेडियस ड्रॉ किया गया है। तो ये रेडियस और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और पहले से हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रखा है, और लेकिन वो सर्कल से पास नहीं कर रहा। ओके, तो देखो अब क्या होता है, देखो तो देयरफॉर PO जो होगा वो टेंजेंट PT के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो रीज़न क्या है, सिंस थ्योरम 1 कह सकते हो कि परपेंडिकुलर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। तो एंगल OPT, देयरफॉर एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल OPT को मैं देखो, अगर मैं इसको एंगल OPT लिखता हूँ तो मुझे कौन सा वाला एंगल मीन कर रहा है, ये वाला एंगल 90। अगर मैं इसको RPT लिखता हूँ तो RPT, कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, ये इसी एंगल को मीन करेगा। तो मैंने एंगल OPT की जगह पर एंगल RPT लिखा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से इम्प्रेस देकर लिख सकते हो एंगल RPT इक्वल्स टू 90, क्योंकि वो सेम ही एंगल को मीन करेगा, कोई डिफरेंट नहीं है। अब क्लियरली, अब जरा गौर से देखो, यहाँ पर एंगल QPT 90 डिग्री था, हम ड्रॉ किया, ठीक है। और यहाँ पर हमें मिला एंगल RPT भी 90 डिग्री है। तो दोनों ही एंगल 90 डिग्री का आना थोड़ा सा सस्पिशियस ज़रूर है ना। दोनों का ही एंगल 90 डिग्री आना, ठीक है, ये थोड़ा सस्पिशियस है। क्योंकि देखो ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला जो परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में थोड़ा एंगल ज़रूर है। तो दोनों के बीच में अगर थोड़ा सा डेविएशन है तो ये दोनों 90 डिग्री कैसे बना रहे हैं, सेम लाइन के साथ, सेम टेंजेंट के साथ, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड करेगा। मतलब कि ये Q पॉइंट इस R पॉइंट के ऊपर आ जाएगा और यही पॉइंट Q बन जाएगा और यही पॉइंट R बन जाएगा। तो ये लाइन और नहीं रहेगा, ये लाइन सेगमेंट नहीं रहेगा, ये लाइन सेगमेंट ये बन जाएगा, इसी के ऊपर ये रहेगा, ये ऊपर इसके ऊपर ये रहेगा, ऐसे कोइंसाइड करके रहेगा, ठीक है। मतलब है दो लाइन लेकिन दोनों कोइंसाइड में है। तो हमें ये एक ही लाइन दिख रहा है, एक्चुअली में यहाँ पर दो लाइन है ना, दो लाइन सेगमेंट्स है, मतलब दो परपेंडिकुलर से, जो कि PQ और PR है। ओके, तो ऐसे समझना है आपको, ठीक है। तो क्लियरली लिखो एंगल QPT, अरे एंगल QPT इक्वल्स टू एंगल RPT इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये पॉसिबल तभी होता है जब ये कोइंसाइड करते हैं, ओके। या फिर कह सकते हो कि जब दो रुको, दिस इज ओनली पॉसिबल, यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ PQ and R
आर कोलिनियर, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब क्या? कोलिनियर मतलब कि पॉइंट पी, पॉइंट ओ और पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर सेम ही लाइन पर होंगे। ठीक है, सेम ही लाइन पर होंगे दोनों। सपोज पॉइंट पी यहाँ पर, पॉइंट क्यू यहाँ पर, पॉइंट आर यहाँ पर। लेकिन 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 अगर पॉइंट क्यू यहाँ पर हो जाए और पॉइंट आर यहाँ पर हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों दिक्कत होगा? दिक्कत इसलिए होगा बिकॉज हमने बोला कि क्यू लाइज ऑन द सर्कल। तो अगर हम क्यू इसको यहाँ दे देंगे तो यार ये सर्कल के ऊपर है क्या? नहीं है ना। तो इसीलिए हमें ये भी बताना पड़ेगा कि एक क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हमें पता है। एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स पे कट कर सकता है, यू नो दैट। तो देखो, इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं सेकंड, तो सेकंड क्या करता है? एक सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे कट करता है ना। एक सेकंड सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे कट करता है। तो अगर मैं कह दूँ कि भाई पी क्यू आर अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो क्यू अगर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है और वो कोलिनियर है, मतलब सर्कल के ऊपर लाई करने के बाद वो कोलिनियर है, मतलब क्या, उसने 3 पॉइंट्स पे कट कर लिया है इसने। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे बातें बता रहा हूँ जिसका आपके दिमाग में घुस नहीं रहा। आई नो दैट। ज़रा सोचो कि अगर इसको मैं पी सपोज यहाँ पर एक और पॉइंट आ गया क्यू और यहाँ पर आर। अच्छा रुको 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 रुको, सपोज मैंने इसको यहाँ ऐसे ड्रॉ किया, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। तो गौर से देखने पर क्यू हमें ऑलरेडी कंडीशन दे के रखा है कि भाई क्यू हमने सर्कल के ऊपर ही ड्रॉ किया है, लाई ऑन द सर्कल। ठीक है, तो ये क्यू पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई करने वाला है। ठीक है, तो सर्कल के ऊपर भी लाई करेगा और सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी होगा। ये पॉसिबल कब हो सकता है? ज़रा सोचो कि अगर ये स्ट्रेट लाइन के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो पॉइंट पी तो ऑलरेडी सर्कल के ऊपर है, नो प्रॉब्लम। आर पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्यू पॉइंट कहाँ पर दूँ मैं? क्यू पॉइंट यहाँ पर नहीं दे सकता, यहाँ पर नहीं दे सकता, कहाँ पर दूँ मैं? तो तुमको मजबूर होकर क्यू पॉइंट को आर पॉइंट के ऊपर ही कोइंसाइड बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये नहीं बताया तो ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा कि क्यू जो है सर्कल के ऊपर लाई करता है। ठीक है, इसीलिए हमें फिर से ये कहना पड़ेगा कि बट a straight line cuts a circle in at most 2 points। लेकिन हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स पे ही कट कर सकता है। तो इसका मतलब कि क्यू और आर को मजबूर होकर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल होगा कि क्यू भी सर्कल के ऊपर लाई करेगा, आर भी करेगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। सो द पॉइंट्स क्यू एंड आर कोइंसाइड। ठीक है, क्यू एंड आर कोइंसाइड अगर करते हैं तब हम कह सकते हैं हैंस पी क्यू passes through the center O। ठीक है, पी क्यू सेंटर ओ से पास कर रहा है, दैट इज द परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent passes through the center। फिर से रिकैप कर देता हूँ इसको। सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो सर्कल के सेंटर से पास करता है।
तो हमने क्या किया, हमने एक PT नाम का एक टेंजेंट लिया जिस और जो सर्कल के ऊपर हमने ड्रॉ किया, जिस सर्कल का सेंटर O है, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट ने सर्कल को टच किया उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वो है पॉइंट P। ओके, फिर हमने क्या किया, फिर हमने PQ को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PT के, ठीक है, और जहाँ पर पॉइंट Q जो है वो सर्कल के ऊपर लाई करता है। इसका मतलब अगर देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब क्या, ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, है ना। अच्छा, अब अगर पॉसिबल है तो मान लेते हैं जो PQ है वो सेंटर से पास नहीं कर रहा, परपेंडिकुलर ज़रूर है लेकिन सेंटर से पास नहीं कर रहा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने PO को ज्वाइन किया, रेडियस को ज्वाइन किया, फिर इसको एक्सटेंड किया अप टू R, और जो पॉइंट R पर है सर्कल को इसने मीट किया इस प्रोड्यूस वाले पार्ट ने, ठीक है, पॉइंट R पर। फिर देन PO बिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P वी हैव। तो क्योंकि PO क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक रेडियस है, और PT क्या है, PT पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P पर सर्कल को टच किया, तो ये रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। तो यहाँ पर लिखा हमने PO परपेंडिकुलर टू PT। तो इसका मतलब क्या कि ये वाला एंगल OPT क्या होगा, 90 डिग्री। अब हम इसको OPT भी लिख सकते हैं या फिर RPT भी लिख सकते हैं, सेम एंगल को मीन करेगा। तो हमने इसको एंगल RPT लिखा। तो हमें देखा कि एंगल QPT और एंगल RPT दोनों ही 90 डिग्री हो रहे हैं, है ना। मतलब ये एंगल भी 90 और ये इस वाले लाइन का भी 90। तो ये कब होगा, जब दोनों कोइंसाइड करेंगे, मतलब PQ और PR एक ही लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है, एक ही परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ लिखो, देखो क्लियरली, दिस इक्वल्स टू दिस इज ओनली पॉसिबल इफ़ PQR आर कोलिनियर। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब पॉइंट P और पॉइंट Q और पॉइंट R एक ही लाइन पर लाई करेंगे, मतलब क्या, कोलिनियर होंगे, ठीक है। लेकिन कोलिनियर होने का, अगर हम इसको कोलिनियर बना देते हैं, ठीक है, सपोज ये लाइन सेगमेंट नहीं रहा, और तो पॉइंट Q को हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि पॉइंट Q तो भाई सर्कल के ऊपर लाई करना चाहिए। तो अगर हम इसको सर्कल के ऊपर यहाँ पर लाई करवाएंगे तो ये कोलिनियर नहीं रहेगा, है ना। तो ये भी एक कंडीशन है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने ये देखा कि अगर किसी तरह हमने पॉइंट Q को यहाँ रख दिया तो स्ट्रेट लाइन तो मैक्सिमम उसको 2 ही पॉइंट्स पे कट कर सकता है, एक स्ट्रेट लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर मैक्सिमम कट कर सकता है। तो अगर हम Q को यहाँ लग देते हैं तो भाई फिर से भाई सेम बात हो गया ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट Q को इस पॉइंट R को कोइंसाइड बता देंगे, जिससे कि यही पॉइंट R होगा, यही पॉइंट Q होगा, जिससे कि और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तीनों के तीनों सेम ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऐसे लिखा, बट स्ट्रेट लाइन कट्स ए सर्कल इन एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। तो इसका मतलब जो है Q और R कोइंसाइड, मस्ट कोइंसाइड, दे मस्ट कोइंसाइड, ओके। तो इसका मतलब PQ, अभी देखो PQ जो है वो सेंटर से पास कर रहा है, मतलब कि PQ क्या है, परपेंडिकुलर है इसके PT के परपेंडिकुलर। तो PQ इज द परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थ्रू द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है, ओके, हो गया। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।